पता नहीं आप लोगों को ये किताब अभी तक पढ़ने का मौका मिला हो या न मिला हो। बड़ी दिलचस्प किताब इस हिसाब से है कि वो फिल्में तो एक बार नहीं कई कई बार हम देखते हैं, लेकिन इस फिल्म में जैसा मैं जिक्र भी अभी मैम से कर रही थी कि इस फिल्म में बड़े अच्छे QR कोड्स हैं जगह जगह पर दिए हुए। तो इस किताब के पन्ने जब आप पलटते हैं तो उन कहानियों के साथ वो एक QR कोड रहता है। मुझे लगता है कि एक नए जनरेशन से जुड़ने का एक ब्रिज है। और नए जनरेशन का क्या कहूँ मैं, किसी भी जनरेशन का जिसके हाथ में आज मोबाइल है और सबके हाथ में है, वो उसके ज़रिए जब आप उस पर क्लिक करते हैं तो आपको कोई तस्वीर, कोई घटना, उनका कोई प्ले, सारी चीज़ें आपको नज़र आ जाती हैं। तो काफ़ी दिलचस्प है और इस किताब को लेकर ही एक नई घोषणा भी आज होने वाली है। लेकिन सबसे पहले सर आपसे मैं ये चीज़ पूछना चाहती हूँ कि आप तो एक तरह से कहा जाए तो बहुत प्राइवेसी मेंटेन करने वाले, व्यू फाइंडर के ज़रिए लोगों को अपने जीवन में झांकने का एक मौका दे रहे थे, तो लगा कि क्या देखने दूं, क्या नहीं देखने दूं। व्यू फाइंडर जो अंग्रेज़ी की टाइटल है, उसके पीछे एक छोटी सी कहानी है जिसके बारे में मैंने काफ़ी डिटेल में किताब में लिखा है। लेकिन व्यू फाइंडर क्या चीज़ होती है ये मैं आपके साथ अभी शेयर करूँगा। उस ज़माने में, मतलब आई बिलोंग टू प्रॉब्ली द डायनासोर एरा, तो वो उस ज़माने में टेक्नोलॉजी इतनी प्रगत नहीं थी। जब मॉनिटर्स, अलग अलग किस्म के ग्रिप्स, कैमरा, लेंसेज, ये सब इतने प्रगत नहीं हुए थे, इसलिए डायरेक्टर को शॉट समझाने से पहले वो क्या शॉट लेना चाहता है ये तय करने के लिए व्यू फाइंडर होता था। इतना छोटा सा होता था, पर एक सिंगल दूरबीन अगर हो तो जैसी हो वैसा व्यू फाइंडर होता था। उसमें आप लेंस चूज़ कर सकते थे। लेंस का मतलब ये है कि आपको सिर्फ क्लोज़अप लेना है या मिड शॉट लेना है या यहाँ तक लेना है या लॉन्ग शॉट लेना है, ये सारी चीज़ें आप उसमें लेंस से चूज़ कर सकते थे। और फिर उसी के ज़रिए आप ये भी तय करते थे कि मुझे ये शॉट यहाँ लेना है कि यहाँ से लेना है, लो एंगल लेना है, मनोज कुमार स्टाइल लेना है, ऊपर से लेना है। ये सारी चीज़ें ये व्यू फाइंडर डायरेक्टर की मदद करता था। तो इसलिए ये जो टाइटल दिया है उसका माने ये है कि ये मैंने चीज़ चूज़ की हुई फ्रेम है। उसमें क्या बताना है, क्या नहीं बताना है, क्या खुल के बताना है, क्या थोड़ा सा सजेस्टिव बताना है, ये सारी चीज़ें इस व्यू फाइंडर के ज़रिए मैंने कही है। नहीं, और वाकई अपने बहुत सारे साथी कलाकारों, निर्देशकों के बारे में जो कुछ पन्ने हैं इसमें, तो आपको उस व्यक्ति का कुछ ऐसा पहलू पता चलेगा जो शायद आप न जानते हो, क्योंकि हम सब एक स्क्रीन पर देखकर या फिर सुनकर अपनी बातों को, अपनी धारणाओं को बना लेते हैं। मैम, आपके बारे में ख़ास कर इन्होंने लिखा है किताब में कि आप सबसे मजबूत पिलर भी और सबसे बड़ी आलोचक भी। आप दोनों क्रिएटिव लोग हैं, आप दोनों रचनात्मक लोग हैं, केवल फिल्मों के ज़रिए नहीं बाकी तरीक़ों से भी अपनी बातें सामने रखते हैं। कैसे शेप किया है ये रिलेशनशिप, एंड वेरी ब्यूटीफुल रिलेशनशिप? बहुत मुश्किल तो नहीं था, क्योंकि हमारी सेंसिबिलिटीज़ सेम है, सिमिलर है। तो जिन चीज़ों में उनकी दिलचस्पी है, लिटरेचर है, साहित्य है, संगीत है, सिनेमा है, तो सिमिलर लाइक्स एंड डिसलाइक्स वी हैव। तो इजी जाता है। समझो माने वो बहुत ही एकदम माचो टाइप होते तो शायद मुझे कठिनाई होती, क्योंकि मतलब ऊपर यहाँ काम ऐसा तो हो नहीं पाता। पर
इजी है, मतलब इतना ऐसा नहीं है। जो इफ़ यू रियली हैव दैट केमिस्ट्री देन आई थिंक इट्स ईजियर। पर आलोचक भी आलोचक हाँ ज़रूर हूँ, क्योंकि हम दोनों फिल्म मेकर्स हैं, तो एक दूसरे, मैंने स्क्रिप्ट लिखा समझो, तो खाली उन्होंने हाँ हाँ अच्छा अच्छा वो किया, तो हम यहाँ से वहाँ नहीं जाएंगे। सो एक ऑब्जेक्टिव एनालिसिस की ज़रूरत ही होती है, तो वो होते हैं, और खुद के बारे में भी होते हैं, तो दूसरे के बारे में भी होना ही चाहिए। सर, आपने बहुत सारे अपने जो साथ के कलाकारों के बारे में लिखा, एक आशा भोसले जी के बारे में भी आपने एक लिखा है, बड़ी सुंदर सी तस्वीर भी है उसमें, जिसमें आप जो बताते हैं वो दरअसल एक वर्क एथिक है, जो बहुत सारे लोग उसमें पढ़ के, है छोटी सी कहानी कि बुखार था, वो किस्सा अगर आप यहाँ पे सुना पाएँ, क्योंकि जब हम किसी को इस हिसाब से देखते हैं, उनकी गीतों को सुन रहे हैं सिर्फ, अपना वो पॉप रॉक क्वीन रही हमेशा हमारे लिए, हमारी आज भी हैं, लेकिन ये जो आप बता रहे हैं वो उनके बारे में एक ऐसी चीज़ है जो कि बताती है कि वो कितनी कमिटेड हैं। नॉट ओनली कमिटेड, उनके मन में जयदेव जी के बारे में कितना सम्मान था, आदर था, और मेरे लिए कितना प्यार था। हुआ ये कि मैंने जब फिल्म बनाना तय किया, अनकही फिल्म है, आपने शायद देखी होगी, आप में से कुछ लोगों ने, तो अनकही फिल्म के लिए उसमें 2 गाने फीमेल हैं और 2 गाने मेल हैं। वो दोनों मेल गाने पंडित भीमसेन जोशी से हमने गवाए, और फीमेल गाने जो हैं उसके लिए जयदेव जी ने कहा कि इसके लिए हम आशा जी को पूछें। तो मैंने कहा मेरी तो बहुत, मैं उनका भक्त हूँ, तो आशा जी के पास, मैं आशा जी के पास चला गया और आशा जी से कहा कि ऐसा ऐसा है, मैं फिल्म बनाने जा रहा हूँ और उसमें आप गाना गाएंगी तो हमारे लिए बड़ी अच्छी बात होगी। और मैं खुद, उन्होंने कहा आप बना रहे हो मतलब प्रोड्यूस आप खुद कर रहे हो कि कोई और है? मैंने कहा मैं खुद प्रोड्यूस कर रहा हूँ। ओके, तो मैंने उनसे पूछा कि आपकी अपेक्षा क्या होगी, क्या रकम आप लेती हैं, ये वगैरह। तो उन्होंने वो छोड़ दी बात, उसका जवाब नहीं दिया, और उन्होंने मुझसे कहा कि जयदेव जी का अगर संगीत है तो मेरी 2 शर्तें हैं। एक शर्त ये है कि मैं 3 रिहर्सल किए बिना रिकॉर्डिंग में नहीं जाऊंगी, और दूसरी शर्त ये है कि मैं जयदेव जी के घर जाके रिहर्स करूंगी, वो मेरे यहाँ नहीं आएंगे। मैंने कहा ठीक है, हो गया। रिकॉर्डिंग तय हुई, रिकॉर्डिंग की डेट तय हुई। रिकॉर्डिंग सुबह 10 बजे से शुरू होती थी, तो सुबह 8 बजे मुझे घर पे फ़ोन आया उनके सेक्रेटरी का कि आशा जी को बुखार है और आज की सारी रिकॉर्डिंग्स कैंसिल हो चुकी है। चूँकि उस समय मोबाइल वगैरह कुछ था नहीं, और वैसे भी जयदेव जी के पास तो फ़ोन भी नहीं था, तो लैंडलाइन भी नहीं था, लैंडलाइन भी नहीं थी। तो और सुबह 8 बजे मतलब वो तैयार होके स्टूडियो जाने की तैयारी में हो गए, मैं जानता था। तो इसलिए मैं सीधे स्टूडियो पहुंच गया। स्टूडियो पहुंचने के बाद उनको बताया कि ऐसी ऐसी बात हुई है और आशा जी नहीं आ पाएंगी। तो जयदेव जी ने कुछ नहीं कहा, वो अपना काम करते रहे। और सारे जो म्यूजिशियंस थे, मैं अगर एक एक नाम लूँ तो एक एक नाम से आपको पता चलेगा कितने दिग्गज म्यूजिशियंस बैकग्राउंड म्यूजिक में बजाने वाले थे। एक पहला नाम था हरिप्रसाद चौरासिया, दूसरा नाम था शिव कुमार शर्मा, तीसरा नाम था जरीन दारूवाला। तो ये ऐसे दिग्गज कलाकार वहाँ आके अपने अपने इंस्ट्रूमेंट्स निकाल के तैयारी कर रहे थे। एक बात कहना ज़रूरी है कि म्यूजिशियंस एसोसिएशन जो है हमारी फिल्म इंडस्ट्री में,
वो बड़ी पावरफुल है, बहुत पावरफुल है। उनका ये नियम था कि एक बार म्यूजिशियन स्टूडियो पहुंच जाए और उन्होंने अपने इंस्ट्रूमेंट्स खोल दिए, उसके बाद उनको पेमेंट करनी ही पड़ेगी, चाहे रिकॉर्डिंग हो या ना हो। तो जयदेव जी ने चुपचाप उनके साथ एक दो रिहर्सल्स करना शुरू किया, और 2 रिहर्सल्स होने के बाद मुझे कहा कि आप देखो, पूछो आशा जी की तबीयत कैसी है। तो मैंने एक चिट्ठी लिख के मेरी पहली पत्नी चित्रा उसके पास दी और उसे कहा आप आशा जी के पास जाके उनको ये चिट्ठी दे दो। तो वो पहुंच गई और वहाँ से उन्होंने फ़ोन करके बोला कि आधे घंटे में आशा जी आ रही हैं, और आशा जी पहुंच गई। बुखार था, 102 बुखार था, शाल वाल लपेट कर वो स्टूडियो आ गई, और आई वो सीधा रिकॉर्डिंग बूथ जो होती है वहाँ प्लेबैक सिंगर के लिए, वो उस बूथ में चली गई और उन्होंने जयदेव जी से पूछा कि टेक करें। चलो टेक शुरू हो गया। इतना बढ़िया टेक हुआ कि टेक खत्म होते होते जयदेव जी की आंखों में से आंसू, वो रो रहे थे। और जैसे टेक खत्म हुआ उन्होंने कहा ओके। तो आशा जी ने वहीं से पूछा कि आप अगर सेफ्टी के लिए और एक लेना चाहते हैं तो जल्दी ले लीजिए। तो जयदेव जी ने कहा कि नहीं, ये इतना बढ़िया था कि इससे मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जाके आशा जी को गले लगाया, आशा जी ने उनके पैर छुए और घर चली गई तुरंत। जाते जाते मुझे सिर्फ इतना कहा कि दोपहर में कैसेट लेके मेरे यहाँ आ जाओ, मैं सुन लूँगी। तो करीब शाम के 5 बजे मैं उनके घर पहुँच गया। वो बेड में लेटी हुई थी, उन्होंने आंखें बंद करके वो गाना सुन लिया, और सुनने के बाद बहुत खुश होके मेरा हाथ पकड़ा। तो मैं कहा मैं चलूं। मैं उठ गया और उठते उठते मैंने फिर से उनसे कहा कि आपने आपके लिए धनराशि कितनी देनी थी उसकी तो बात अभी तक की नहीं आपने, तो अभी तो बता दीजिए। तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के मुझे फिर से बिठाया और मुझे कहा कि ऐसे गाने नसीब से मिलते हैं, ऐसा इतना बेहतरीन गाना तुमने मेरी झोली में डाल दिया, इसलिए मैं शुक्रगुजार हूँ। अब ये जो ऋण है ये मैं कैसे दे सकता हूँ वापस? मैं कुछ कर नहीं सकता। लेकिन ये कहानी सबको बताकर मुझे लगता है कि जब आशा दी को, जैसे सब कहते हैं, उनको कोई आशा ताई, तो सबके लिए ये कहानी एक बहुत बड़ी चीज़ है। जो आपका काम है, जो व्यवसाय है, उससे अलग उठकर भी आप उसमें वो प्रेम करते हैं आप अपने काम से, तभी आप ऐसा कर सकते हैं। और एक दूसरी कहानी जो अभी हम चर्चा भी कर रहे थे, परवीन बॉबी, एक ऐसी एक्ट्रेस जिन्हें सब एक ग्लैमर क्वीन के तौर पर जानते हैं। उस तरह के गाने, उनके बारे में कहानियाँ फिल्मी मैगजीन्स में, लेकिन अमोल पालेकर उनके बारे में एक अलग कहानी सुनाते हैं जो उनका पूरा किरदार बदल देता है हमारी नज़रों में। परवीन को हमने दोनों ने रंग बिरंगी फिल्म में काम किया, लेकिन उससे पहले मैं जानता था, और जानता था वो एक किस्सा है, बहुत माने रखने वाला किस्सा है। बादल सरकार, इनकी अभी जन्म शताब्दी मनाई जा रही है इस साल। भारतीय रंगमंच के एक बहुत ही दिग्गज लेखक, नाट्यकर्मी, बहुत कुछ। तो बादल दा जब बम्बई आया करते थे तो मेरे यहाँ रुकते थे। तो एक बार जब आए थे तो उन्होंने कहा कि चलो हम शूटिंग देखने जाएं। मैंने आज तक कभी कोई शूटिंग देखी नहीं है। तो मैंने कहा चलिए। मैं उनको शूटिंग देखने ले गया, फिल्म सिटी में ले गया। वहाँ एक बहुत बड़ा सेट लगा था बर्निंग ट्रेन फिल्म का, और वहाँ
गाने की शूटिंग होने वाली थी। मैंने कहा इससे बढ़िया शूटिंग देखने को क्या मिलेगा, तो इसलिए मैं बादल दा को वहाँ लेके गया। तो जैसे ही हम लोग अंदर गए सेट पे, तो परवीन वहाँ बैठी थी। परवीन ने जैसे बादल दा को देखा तो वो उठ के खड़ी हो गई, भाग के आई और उन्होंने बादल दा के पैर छुए। तो मुझे थोड़ा सा अचरज हुआ, क्योंकि बादल दा को ऐसे तो कोई खास करके लोग, मतलब थिएटर के परे लोग जानते नहीं थे। तो बादल दा ने मुझे बताया कि परवीन बाबी ने उनका एक जो क्लासिक नाटक है एवं इंद्रजीत, उसमें काम किया था। और उसके बाद आप यकीन नहीं मानेगी, उसके बाद शूटिंग वूटिंग सब रोक के परवीन बाबी उनके साथ 2 घंटे उनके नाटक, उनका लिटरेचर, इसके बारे में बात करती रही। और इतना मतलब दिल से बात कर रही थी, वन कुड सी ऑल दैट। तो मैं उस परवीन को जानता था। परवीन आमतौर लोगों को जो पता है वो उम्फ गर्ल करके उस ज़माने में मानी जाती थी। और तो वही एक साइड ऑफ परवीन बाबी लोगों को पता है। मुझे ये बात भी देखने को मिली थी और मुझे लगा कि हम लोग किसी के बारे में कितना कम जानते हैं। और ये तो एक मैंने एक पेंटिंग की ये दी है, मिसाल दी है। और मैंने कहा मुझे उस पेंटिंग की याद आती है जहाँ वो बिल्कुल सारे कॉस्ट्यूम्स और हीरे जड़ित ये सब पहन के एक राजकुमारी खड़ी है, लेकिन उसका मुंह नीचे है। क्लिम्ट करके एक बहुत बड़ा पेंटर है, उसकी एक पेंटिंग है। मुझे हमेशा परवीन की याद आती है तो मुझे वो पेंटिंग याद आता है कि वो जो पूरी फिगर है, पूरी ग्लैमरस फिगर है, लेकिन एक ऐसी कुछ कचोट या पता नहीं, ऐसा लगता है कि ये अंदर जो दुख है वो बाहर दिखा नहीं रही है। संजय जी, मुझे आपकी उस बात का मतलब समझ आ गया जो आपने स्टार्टिंग में कहा। आसान रिश्ते की जब बात हुई, आपने कहा माचो नहीं है, मतलब उस तरीके से नहीं सोचते हैं। सेंसिटिवली महिलाओं को देखना, सोचना, समझना और याद करना, वो चीज़ बड़ी मुश्किल होती है। मैं आपकी भी काम पर बात करना चाहती हूँ, क्योंकि किताबों को पटकथा में परिवर्तित करके जब कोई फिल्म बनती है तो हमेशा उस किताब से उसकी तुलना की जाती है। आप जब एक पहेली लिखती हैं, जब एक पहेली फिल्म बनती है, शाहरुख खान की फिल्म काफ़ी लोकप्रिय भी हुई, तो ये चीज़ मन में थी कि क्योंकि लोग किताब पढ़ रहे हैं तो इमेजिन कर ही ले रहे हैं, खुद सबने अपने दिमाग में अपनी फिल्म बना ली है। क्या है, लोग पढ़ते कम है, तो साहित्य की दुनिया लोगों को इतनी पता होती नहीं है। उसके ऊपर फिल्म बनाएं तो एकदम से वो लोगों के पास पहुंचती है। बिज्जी एक बहुत ही, बल्कि राजस्थान के ही नहीं पर भारत के बहुत जाने माने लेखक थे, गुज़र गए वो। तो बहुत ही फैंटास्टिक कथाएं उनकी हैं, मतलब चौंक पड़ता है हम लोग कि ये आदमी कैसी सोचे उसकी। और वो लोक कथा लेकर उसको जैसे ट्विस्ट करते हैं, जिस तरीके से फीमेल कैरेक्टर्स को जैसे दिखाते हैं, वो अमेजिंग है। तो उनकी एक दुविधा करके एक छोटी सी कथा है और उसके ऊपर मणि कौल, ये जो अपने बहुत ही अहम फिल्म मेकर थे, निर्देशक थे, उन्होंने पहले ही एक फिल्म बनाई थी दुविधा नाम की ही, और वो भी इट्स फैंटास्टिक, बहुत ही सुंदर है, देखनी चाहिए। पर मुझे ऐसा लगा कि वो समकालीन स्त्री ऐसे नहीं हो सकती है। मानो समझो आज मैंने एक कोई निर्णय लिया तो
एक जब समय आता है जो मुझे आई हैव टू ओन इट अप, मुझे उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, तो वो मैं लेना पड़ेगा मुझे। बिज्जी के कहानी में थोड़ी सी वो एक दिक्कत थी कि बुज़ुर्गों के पीछे छिप के, सोसाइटी के पीछे वो बोलती हैं कि ठीक है, मतलब पहेली की कथा आपको पता है इसलिए मैं बता नहीं रही हूँ यहाँ पे, पर वो बोलती है कि भूत ने मुझे बताया था, भूत ने मुझे चॉइस दिया कि मैं भूत हूँ पर प्यार करता हूँ, तो आप बोलोगे कि नहीं आप जाओ, तो मैं चला जाऊँगा क्योंकि मेरी प्रीत सच्ची है। तो मैंने खुद ने उसको रोका है जो तो ये एक निर्णय उसका खुद का था। तो जब वापस आता है उसका जो शौहर है वो, तो वो बोलती है कि नहीं उसने मुझे चॉइस दिया था, तो मुझे फंसाया नहीं गया था। तो ये जो चीज़ है ओनिंग अप योर ओन डिसीजंस, ये मुझे लगा कि करनी चाहिए, तो मैंने वो किया। और बिज्जी की महानता ये है कि बिज्जी ने मुझे कहा कि समझो मुझे ये, इफ़ आई हैड थॉट अबाउट दिस, मैंने सोचना चाहिए था ये इनके बारे में, तो दैट वाज अ ग्रेट कॉम्प्लीमेंट। पर साहित्य पे फिल्म करना या अडॉप्शन, उसका अडेप्टेशन नाटक के लिए करना, ये बहुत ही सुंदर कला है, तो हमको अच्छा लगता है करना। ये फिल्म तो वाकई बहुत ही सुंदर फिल्म थी। ये साथ में जो हम साहित्य और कला, साहित्य का एक रूप ये भी होता है जो हमारे पीछे ये चित्र चल रहे हैं, और इस किताब में भी आप लिखते हैं कि जहाँ शब्द विफल हो जाते हैं, व्हेन वर्ड्स फेल, वहाँ पर एक कितना कुछ कह जाते हैं ये चित्र। आप जब, आपके लिए क्या है ये, आपके लिए किस तरह का एक्सप्रेशन? मैं बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन आफ्टर माई मैट्रिकुलेशन I chose to go to JJ School of Art and I chose to become a painter. I am a qualified painter and I have done quite a number of exhibitions. तो मेरा पहला प्यार है पेंटिंग, तो इसलिए दृश्य भाषा जो होती है वो मुझे बहुत प्यारी लगती है, बहुत करीबी लगती है। और मुझे ये भी लगता है कि जहाँ शब्द कम पड़ते हैं वो शब्द हम लोग विजुअली बड़े आसानी से हम लोग, मतलब मैं मिसाल के तौर पर अगर आपको अपने धर्मवीर भारती जी यहीं से हैं, तो भारती जी की जो कविता है ढीठ चांदनी, आजकल तमाम रात चांदनी जगाती है। अब ये जो तमाम रात चांदनी जगाती है, मुंह पर दे दे छींटे, अधखुले झरोके से अंदर आ जाती है दबे पांव धोखे से। अब ये आप अगर इसका चित्र निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे? नामुमकिन है। यहाँ शब्द इतने ताकतवर हैं और इतने सेंसिटिव हैं कि इसको चित्र में बदल देना संभव नहीं है। तो इसके लिए चित्र बनाने के लिए उस अवस्था में जाना पड़ेगा। वो जो अवस्था है वो उसका एंड यही है कि वो विव्वल मदमाती है बावरिया बिना बात, आजकल तमाम रात चांदनी जगाती है। अब बावरिया बिना बात चांदनी जगाती है, ये पूरी अवस्था है, ये एक फिजिकल एक्सपीरियंस है।
ये सारा एक्सपीरियंस आप अलग अलग तरीके से अगर वो पकड़ने की कोशिश करें तो आपको उतना ही मज़ा आएगा। आप अपनी किताब में एक बार एक जगह अस्वीकृति का भी मतलब रिजेक्शंस का भी जिक्र करते हैं और आप वहाँ पर लिखते हैं कि हर एक अगर मैं उसको ट्रांसलेट करके बताऊं कि हर एक अस्वीकृति ने मेरे दृढ़ संकल्प को और बढ़ाया। कैसे? संक्षिप्त में कहना तो बड़ा मुश्किल होगा क्योंकि एक उदाहरण अगर हम एक उदाहरण से समझें तो मुझे जहाँ भी लगा कि जो हो रहा है वो सही नहीं हो रहा तो उसके खिलाफ मैंने हमेशा आवाज़ उठाई, मैंने सवाल पूछे, ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये ठीक नहीं है, मुझे ठीक नहीं लग रहा, तो आप ज़रा समझाइए इसमें ठीक क्या है। और ये शुरुआत मैंने मेरे गुरुदेव से ही की। गुरुदेव ने की हुई मतलब मेरे थिएटर में मुझे जिसने लाया सत्यदेव दुबे, उन्होंने मुझे ABCD नॉट ओनली थिएटर का, एक्टिंग का ABCD उन्होंने सिखाया। लेकिन उनसे जब कोई गलती हुई तो मैंने सवाल पूछा और मैंने कहा आपने ये सही नहीं किया, आपने ये क्यों किया। अब ये ताकत मुझ में कहाँ से आई मुझे पता नहीं। शायद मैंने जैसे ये इतने सारे दिग्गजों का नाम लिया, उन दिग्गजों से ही मुझे ये ताकत मिलती आई। उन्होंने ये मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि मैं बहुत छोटा था उम्र में, 23-24 साल का युवक था, तो उनके साथ बैठ के बड़े बड़े लोगों के साथ उनकी चर्चाएं सुन के, उनके विचार सुन के, उनके आपस में होने वाली बहस सुन के मेरे एक एक कवाड़ खुलते गए और मुझे लगा कि बिल्कुल इसी रास्ते पे जाना चाहिए और अगर मैं इस रास्ते पे नहीं गया तो जहाँ से शुरुआत की थी वो गलत साबित होगी, तो इसलिए मैं उसी रास्ते पे चलता गया। आपने भी भारत से अमेरिका तक अपनी आवाज़ मतलब सशक्त तरीके से उठाई है। जिस बात का जिक्र अमोल जी कर रहे हैं उसमें आपकी वो कौन सी पृष्ठभूमि थी जिसके कारण आप उन मुद्दों को लेकर बिल्कुल सशक्त तरीके से? मैं तो लॉयर हूँ प्रोफेशनली, तो शायद वो आता है प्रोफेशनली किसी की बात रखें जज के सामने। पर हम दोनों ने मिलके बहुत सारे सामाजिक मुद्दों पे बहुत सारी PILs किए हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस, जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। सेंसरशिप के बारे में, अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य के बारे में हम लोग बहुत सतर्क हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग मुद्दा उठाते हैं और लड़ते हैं उसके खिलाफ। तो शायद एक दूसरे का साथ होना भी इसमें बहुत आसान हो जाती है चीज़ें। बहुत ही ब्रूटली अमोल जी ने भी इसमें सेंसर को लेकर अपनी बात रखी है। सेंसर बोर्ड्स के पूर्व अध्यक्षों जिनका काम नहीं से सीधा आपने कह दिया है, इसमें कहीं कोई लाग लपेट वैसी नहीं दिखती है। बहुत लता जी का गाना था जिसमें वो मतलब नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान है। मुझे लग रहा है कि आपको जो कोई दूर से भी नहीं देख पा रहा होगा ना, आपकी आवाज़ जा रही होगी कानों में। लोग समझ रहे होंगे, बिल्कुल मिश्री की तरह खुलता है। मैं गलत कह रही हूँ क्या? ये आवाज़ बिल्कुल देखिए, ये जो आवाज़ है वो मन मस्तिष्क में लोगों के बसी हुई है। इनकी येसुदास जी जो उनके गाने गाए हैं, चिच्चोर और सब, अमोल जी उनको बोलते हैं तुम मेरा आवाज़ हो, तो वो बोलते हैं तुम मेरा चेहरा हो। चेहरा, आवाज़, चित्रकार, लेखक, सबसे आपकी मुलाकात कराने की हमारी ये कोशिश थी यहाँ पर। लेकिन साथ ही
ये जो किताब हम व्यू फाइंडर अंग्रेज़ी में पढ़ रहे थे, वो आज हिंदी में हम यहाँ पर आपके साथ लॉन्च करने वाले हैं सर। हिंदी में उसका मतलब अनुवाद नहीं, जो बुक जी। आएगी मार्च में। जी, अच्छा मार्च में आएगी। हाँ, तो इसका कवर हम लोग रिवील कर सकते हैं और उसका नाम भी रिवील कर सकते हैं। आइए सामने लाएं। तो आपकी आपकी अमानत स्मृति कोश। जी, इसके बारे में मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि मराठी में ओरिजिनली मैंने लिखी, जिसका नाम है ऐवज़, वो भी है यहाँ पे। ये है ऐवज़। फिर अंग्रेज़ी में व्यू फाइंडर जो आपने देखा वो है, और ये हिंदी में अमानत। खुशी की बात यह है कि मराठी की ऐवज़ अभी 2 महीने भी नहीं हुए, उसकी तीसरी एडिशन बाहर आ गई है, और व्यू फाइंडर की सेकंड एडिशन बस जल्दी आने वाली है, और मार्च में हम लोग अमानत हिंदी में रिलीज़ करेंगे। आशा है, उम्मीद है कि आप लोग पढ़ेंगे और आपको पसंद आएगी। पसंद आएगी तो ज़रूर बता दीजिए। अगर कुछ खटका, कुछ अच्छा नहीं लगा तो और भी ज़रूर बता दीजिए। थैंक यू।